नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट स्टडी एंड गेट सक्सेस ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं मंजू चौधरी हाजिर हूँ आपके सामने फिर से एक नई क्लास के साथ। आज हम इस क्लास में चर्चा करेंगे भारत की जो भूगर्भिक संरचना है, यानी जो भारत में जितने जो भूभाग पाए जाते हैं, जैसे पठार है, पहाड़ है, मैदान है, तो इनकी जो भूगर्भिक संरचना है वो कैसे इनका निर्माण हुआ, कौन से काल में हुआ, कौन सी इनमें चट्टानें पाई जाती है, क्या इनकी विशेषताएं हैं। आइए इस क्लास में हम इस बारे में बात करते हैं। और रही हमारी क्लासों की विशेषता की बात, तो हम बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट तरीके में पढ़ते हैं और जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं बस उसी को पढ़ते हैं। फालतू के रामायण से हमें लेना देना नहीं है। तो आप क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने यूट्यूब चैनल पर और जोड़िए ताकि मनोबल बढ़े। और देखिए, भूगर्भिक संरचना की दृष्टि से भारत को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। देखिए, वैसे तो ज्योग्राफी बोर्ड के आधार पे पढ़ाई जाती है, बोर्ड पे पढ़ाई जाती है, थोड़ी अच्छे से समझ में आती है, पर इसमें ज़्यादा कुछ समझाने वाला है नहीं। जहाँ समझाने वाला आएगा वहाँ मैं थोड़ा एक्सप्लेन ज़्यादा कर दूंगी। टाइम की कमी है आप लोगों के पास में, एग्जाम नज़दीक आ गए, तो बिल्कुल शॉर्ट एंड स्मार्ट तरीके से पढ़िए जो आपको एग्जाम में सक्सेस मिले और 100% अब की बार आप सक्सेस होंगे। भूगर्भिक संरचना की दृष्टि से भारत को कितने भागों में विभाजित किया गया है? 3 भागों में। यानी भारत को 3 ऐसे भागों में बांटा जा सकता है जो भूगर्भिक संरचनाएं 3 अलग अलग है। भारत में भूगर्भिक संरचनाएं 3 पाई जाती है। कौन कौन सी? दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार। हमारे भारत को किसकी संज्ञा दी गई है? प्रायद्वीप की, क्योंकि उसके 3 और पानी है। उत्तर की विशाल पर्वतमाला यानी हिमालय पर्वतमाला और उत्तर का विशाल मैदानी भाग। जो उत्तर का जो विशाल मैदानी भाग है उसका निर्माण कैसे हुआ, कब हुआ? जो प्रायद्वीपीय पठार है उसका निर्माण कब हुआ? और जो विशाल जो पर्वतमाला पाई जाती है जो उत्तर में हिमालय, उसका निर्माण कब हुआ? देखिए, इनकी उत्पत्ति को लेकर कई बार एक दो जो सिद्धांत है वो और पूछ लिया जाता है और इनकी विशेषताएं पूछ ली जाती है। तो आज हम इस क्लास में यही चर्चा करेंगे। छोटी सी क्लास है। देखिए, दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार किसका भाग है? ये गोंडवाना लैंड का भाग। ये आपको बताने की जरूरत नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है वो इंपॉर्टेंट है। अपनी क्लास में जो भी मैटर दिया जा रहा है, जो भी कंटेंट आपको दिया जा रहा है वो सब इंपॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में वो पूछे गए हैं। तो दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार किसका भाग है? गोंडवाना लैंड का। इसमें देखिए, जो चट्टानें पाई जाती है वो कौन कौन सी पाई जाती है? दक्षिण का जो प्रायद्वीपीय पठार है उसमें आर्कियन क्रम की चट्टानें, प्राचीनतम एवं प्राथमिक। जो प्राचीनतम जो चट्टानें हैं और जो प्राथमिक चट्टानें जिन्हें मानते हैं वो कौन सी चट्टानें हैं? आर्कियन क्रम की चट्टानें। ये किसमें रूपांतरित हो गई? नीस व शिस्ट के रूप में ये रूपांतरित हो गई। बुंदेलखंड नीस व बेल्लारी नीस सबसे प्राचीन, और इसमें सबसे प्राचीन कौन सा है? बुंदेलखंड नीस व बेल्लारी नीस। इन चट्टानों की एक विशेषता है कि इनमें जीवाश्म नहीं पाए जाते। कई बार पूछ लिया जाता है, चट्टानों का आपको नाम दे देंगे, कौन सी चट्टानों में जीवाश्म पाया जाता है, कौन सी चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाया जाता है। तो आर्कियन क्रम की चट्टानें, देखिए इनके बारे में महत्वपूर्ण, ये सबसे प्राचीनतम एवं प्राथमिक चट्टानें हैं और इनमें जीवाश्म नहीं पाए जाते। अब उसके बाद में हम बात करते हैं धारवाड़ क्रम की चट्टानें। जब हम राजस्थान की ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो हमारे लिए अहम है धारवाड़ क्रम की चट्टानें। अहम क्यों है? क्योंकि हमारी जो अरावली पर्वतमाला है जो विश्व की प्राचीनतम पर्वतमालाओं में आती है, उसमें जो चट्टानें पाई जाती है वो कौन से क्रम की चट्टानें पाई जाती है? धारवाड़ क्रम की। आर्कियन क्रम की प्राथमिक चट्टानों के अपर्दन व निक्षेपण से निर्मित परतदार चट्टानें। पहली और सबसे पुरानी चट्टानें कौन सी है? आर्कियन क्रम की चट्टानें। जैसे जैसे समय बढ़ता गया वैसे वैसे आर्कियन क्रम की जो चट्टानें हैं, प्राथमिक चट्टानें, उनका अपर्दन हुआ, यानी वो टूटी फूटी कटना फटना उनका निक्षेपण हुआ। उससे जो निर्मित जो परतदार चट्टानें बनी वो कौन सी चट्टानें हैं? धारवाड़ क्रम की चट्टानें। तो धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण कैसे हुआ? आर्कियन क्रम की चट्टानों के अपर्दन व निक्षेपण से। अगर आर्कियन क्रम की जो चट्टानें हैं उनमें भी जीवाश्म नहीं पाए जाते, धारवाड़ क्रम की चट्टानें भी उन्हीं से हुई है तो उन्हीं में भी जीवाश्म नहीं पाए जाते। भारत के सर्वाधिक खनिज भंडार, भारत के सर्वाधिक खनिज भंडार, आप इसे राजस्थान से जोड़ के देखिए कि राजस्थान के सर्वाधिक खनिज भंडार कहाँ पाए जाते हैं? अरावली में। अरावली में कौन सी चट्टानें पाई जाती है? धारवाड़ क्रम की।
तो भारत में सबसे ज्यादा खनिज कहाँ पाए जाएंगे? धारवाड़ क्रम की चट्टानों में। देखिए ज्योग्राफी एक ऐसी चीज है जिसे आप जितना जोड़ के पढ़ोगे ना उतनी अच्छे तरीके से ये याद हो पाएगी। एक दूसरे का जो टॉपिक होता है उसको कनेक्ट कर दो तो उसे अच्छे से याद हो जाएगी, उससे एक मैप बन जाता है माइंड में। भारत के सर्वाधिक खनिज भंडार धारवाड़ क्रम की चट्टानों में। और राजस्थान में सर्वाधिक खनिज भंडार कहाँ पाए जाते हैं? अरावली में। तो अरावली में कौन सी चट्टानें पाई जाएगी? धारवाड़ क्रम की। महत्वपूर्ण खनिज लोहा, एस्क, तांबा और स्वर्ण। कर्नाटक के धारवाड़ एवं बेल्लारी में, अरावली में, बालाघाट में, रीवा में और छोटा नागपुर में। छोटा नागपुर के जो पठार है उसको क्या बोलते हैं हम? भारत का रूर प्रदेश। ये रूर कहाँ है? ये जर्मनी में है, जहाँ लोहा एस्क ये मतलब खनिज ज्यादा मात्रा में होता है, इसलिए भारत का रूर किसे कहते हैं? छोटा नागपुर को। तो सबसे ज्यादा खनिज कहाँ पाए जाते हैं? कौन सी चट्टानों में पाए जाते हैं? धारवाड़ क्रम की में। इनमें जीवाश्म नहीं पाए जाते। आर्कियन क्रम की चट्टानें सबसे पुरानी, उनके अपवर्तन से धारवाड़ क्रम की चट्टानें, उनमें भी जीवाश्म नहीं पाए जाते। धारवाड़ क्रम की चट्टानों में भी जीवाश्म नहीं पाए जाते। उसके बाद में देखिए कुडप्पा क्रम की चट्टानें। धारवाड़ क्रम की चट्टानों के अपरदन व निक्षेपण से निर्माण। आर्कियन क्रम की चट्टानों के अपरदन व निक्षेपण से किसका निर्माण हुआ? धारवाड़ क्रम का। धारवाड़ क्रम की चट्टानों के अपरदन व निक्षेपण से किसका निर्माण हुआ? कुडप्पा क्रम की चट्टानें। अगर आपको ऐसे पूछे कि इनमें से नवीनतम कौन है कुडप्पा और धारवाड़ में, तो स्पष्ट कुडप्पा ही है, क्योंकि इनका निर्माण किनसे हुआ है? धारवाड़ क्रम की चट्टानों से। ये कैसी चट्टानें हैं? परतदार चट्टानें। धारवाड़ क्रम की चट्टानें भी कैसी है? परतदार चट्टानें। जीवाश्मों का अभाव। देखिए आर्कियन क्रम की चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाए जाते, उन्हीं से निर्माण हुआ धारवाड़ क्रम की, उन्हीं में भी नहीं पाए जाते। धारवाड़ क्रम से निर्माण हुआ कुडप्पा क्रम की चट्टानों का, उनमें भी नहीं पाए जाते, अभाव पाया जाता है। ये चट्टानें कहाँ पाई जाती है? कृष्णा घाटी, नलामलाई पहाड़ी क्षेत्र, पापागानी व चेयार घाटी में। तो कुडप्पा क्रम की चट्टानों का निर्माण किससे हुआ? धारवाड़ क्रम की चट्टानों के अपरदन व निक्षेपण से। ये कैसी चट्टानें हैं? परतदार चट्टानें। उसके बाद में देखिए विंध्य क्रम की चट्टानें। कुडप्पा क्रम की चट्टानों के बाद इनका निर्माण। कुडप्पा क्रम की चट्टानों के बाद में, यानी कि कुडप्पा से नवीनतम है विंध्य क्रम की चट्टानें। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से बिहार के सासाराम तक इनका विस्तार है। अगर आपको ये पूछे कि विंध्य क्रम की चट्टानों का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से बिहार के सासाराम तक, इनमें कौन से पत्थर पाए जाते हैं? इनमें बलुआ पत्थर पाए जाते हैं और एक भाग दक्कन ट्रैप से ढका है। और इस विंध्य क्रम की चट्टानों का जो एक भाग है वो किससे ढका है? दक्कन ट्रैप से। तो विंध्य क्रम की चट्टानों का निर्माण कुडप्पा क्रम की चट्टानों के बाद इसका विस्तार कहाँ पाया जाता है? राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से बिहार के सासाराम तक। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से बिहार के सासाराम तक कौन सी चट्टानों का विस्तार पाया जाता है? तो विंध्य क्रम की चट्टानों का। इनमें कौन सा पत्थर पाया जाता है? बलुआ पत्थर। धारवाड़ क्रम की चट्टानें कैसी है? परतदार। कुडप्पा क्रम की कैसी है? परतदार। और ये कैसी है? बलुआ पत्थर। और धारवाड़ क्रम की चट्टानों में सबसे ज्यादा खनिज पाया जाता है। उसके बाद में देखिए गोंडवाना क्रम की चट्टानें। कार्बोनिफेरस युग से लेकर जुरेसिक युग तक निर्माण। जब हम ये धारवाड़ क्रम की चट्टानें, गोंडवाना क्रम की चट्टानें ये पढ़ते हैं तो हमें ऐसा नहीं लगता कि सुना हुआ है, क्योंकि हमारे राजस्थान में यही पाई जाती है। और जब हम राजस्थान की ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो इन्हें पढ़ते हैं। जुरेसिक युग के जो साक्ष्य जो अभी जैसलमेर में इधर मिले हैं, तो कार्बोनिफेरस युग से लेकर जुरेसिक युग तक निर्माण कौन सी क्रम की चट्टानों का? गोंडवाना क्रम की चट्टानों का। कोयले के लिए विशेष महत्वपूर्ण। कोयला सबसे ज्यादा कौन सी चट्टानों में पाया जाता है? गोंडवाना क्रम की चट्टानों में। खनिज कौन सी में पाया जाता है? धारवाड़ क्रम की चट्टानों में। भारत का 98% कोयला कौन सी चट्टानों में पाया जाता है? गोंडवाना क्रम की चट्टानों में। मछलियों एवं रेंगने वाले जीवों के अवशेष, इसमें किसके अवशेष मिलते हैं इन चट्टानों में? मछलियों एवं जो रेंगने वाले जो जीव होते हैं उनके अवशेष मिलते हैं, जैसे डायनासोर वो जो मिले हैं उनके अवशेष। दामोदर, महानदी, गोदावरी व उसकी सहायक नदियों में इनका सर्वोत्तम रूप कहाँ देखने को मिलता है? दामोदर, महानदी, गोदावरी व उसकी सहायक नदियों में। तो सबसे ज्यादा कोयला भारत में कौन सी चट्टानों में पाया जाता है? गोंडवाना क्रम की चट्टानों में। गोंडवाना क्रम की चट्टानों का काल कौन सा है? कार्बोनिफेरस युग से लेकर जुरेसिक युग तक। कोयले के लिए विशेष महत्वपूर्ण है।
इनमें कौन से जीव के अवशेष पाए जाते हैं? मछलियों एवं रेंगने वाले जीव के अवशेष इनमें पाए जाते हैं। और इनका सर्वोत्तम रूप कहाँ पाया जाता है? दामोदर, महानदी, गोदावरी व उसकी सहायक नदियों में इनका सर्वोत्तम रूप पाया जाता है। अब देखिए दक्कन ट्रैप। मेसोजोइक महाकल्प के क्रिटेशियस काल में दक्कन ट्रैप का निर्माण कैसे हुआ? ज्वालामुखी के दरारी उद्भेदन से। कौन से काल में हुआ? मेसोजोइक महाकल्प के क्रिटेशियस काल में विदर्भ क्षेत्र में ज्वालामुखी के दरारी उद्भेदन से 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र आच्छादित। जब ज्वालामुखी का दरारें होती है, जैसे कि एक तो ज्वालामुखी एक जगह ही निकलता है तो उससे पर्वत का निर्माण हो जाता है। जैसे यहाँ दरार हो गई, यहाँ दरार हो गई, यहाँ दरार हो गई, धरातल में जगह जगह दरारें पड़ के जो ज्वालामुखी बाहर निकलता है, उसका जो लावा निकलता है, उस लावे से कितना क्षेत्र आच्छादित हुआ? 5 लाख वर्ग किलोमीटर। उसे कौन सा ट्रैप बोलते हैं? दक्कन ट्रैप। 600 से 1500 मीटर है, कहीं कहीं इसकी ऊंचाई कितनी पाई जाती है? 3000 मीटर तक। बेसाल्टिक लावा का जमाव। कौन से लावा का जमाव है? बेसाल्टिक लावा का जमाव। एक देखिए राजमहल ट्रैप और पाया जाता है, उसका निर्माण कब हुआ? जुरेसिक काल में। हमारे राजस्थान में कौन कौन सी चट्टानें पाई जाती है? धारवाड़ क्रम की, गोंडवाना क्रम की, उनमें से जुरेसिक काल के अवशेष पाए जाते हैं। तो दक्कन ट्रैप का निर्माण मेसोजोइक महाकल्प में क्रिटेशियस काल में विदर्भ क्षेत्र में ज्वालामुखी की दरारी उद्भेदन से हुआ। ये दरारें पड़ के जगह जगह ज्वालामुखी का जो लावा निकला, उससे कितना क्षेत्र आच्छादित हुआ? 5 लाख वर्ग किलोमीटर। इसकी ऊंचाई 600 से 1500 मीटर है सामान्यतः, कहीं कहीं 3000 मीटर तक पाई जाती है। बेसाल्टिक लावा का जमाव है। और राजमहल ट्रैप का निर्माण कब हुआ? जुरेसिक काल में। ये तो हो गई अपने प्रायद्वीपीय पठार की महत्वपूर्ण चट्टानें। आर्कियन हो गई। आर्कियन के अपरदन से किसका निर्माण हुआ? धारवाड़ क्रम की चट्टानों का। उसके बाद में ये गोंडवाना वगैरह, दक्कन ट्रैप। तो ये तो हो गई इनकी बात। अब बात करते हैं हम प्रायद्वीपीय पठार का महत्व क्या है, इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं जो एग्जाम में पूछी जाती है। अनेक जलप्रपात, जल विद्युत उत्पादन संभव। इसमें अनेक झरने पाए जाते हैं, जिससे किसकी संभावना होती है? जल विद्युत उत्पादन करने की। तालाबों की अधिकता, इसमें जगह जगह छोटे छोटे ऐसे गड्ढे पाए जाते हैं, उसकी वजह से तालाबों की अधिकता कहाँ पाई जाती है? प्रायद्वीपीय पठार में। दक्कन के लावा पठार के अपक्षीय व अपरदन से उपजाऊ काली मिट्टी का निर्माण। दक्कन का जो लावा पठार है, जो लावा अभी हमने पढ़ा था दक्कन ट्रैप, जो दरारी उद्गार से जिसका निर्माण हुआ, उसका जैसे जैसे पानी से, नदियों से जैसे जैसे अपक्षी उसका अपरदन हो रहा है, तो उसे निर्माण किसका होता है? उपजाऊ काली मिट्टी का। अब आपको पता है काली मिट्टी कैसी होती है? उपजाऊ कपासी मृदा जिसे बोलते हैं, इसमें कपास बहुत ज्यादा होती है, तो एक तरह से उपजाऊ मृदा हो गई, तो कपास का भी उत्पादन ज्यादा होता है। खनिजों से संपन्न यह क्षेत्र कैसा है? हमने पढ़ा था अभी, धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती है। और भारत का सबसे ज्यादा खनिज कहाँ पाया जाता है? धारवाड़ क्रम की चट्टानों में। गोंडवाना क्रम की पाई जाती है। तो भारत का सबसे ज्यादा कोयला कहाँ पाया जाता है? गोंडवाना क्रम की चट्टानों में। तो खनिजों की दृष्टि से संपन्न कौन सा प्रदेश है? प्रायद्वीपीय पठार। यानी भूगर्भीय क्षेत्र जो ये 3 पाए जाते हैं, मैदान, पर्वत और पठार, इनमें से संपन्न कौन सा है? पठार। भारत का रूर प्रदेश किसे कहते हैं? छोटा नागपुर पठार को। खाड़ियां व लेगून, इसमें खाड़ियां व लेगून पाए जाते हैं, यानी छोटी छोटी झीलें। बंदरगाहों व पोताश्रय का निर्माण। अब आपको पता है कि बंदरगाहों और पोताश्रयों का निर्माण कहाँ किया जाता है? जहाँ पे खाड़ियां होगी, जहाँ पे पानी थोड़ा गहरा होगा, लेगून वगैरह। तो बंदरगाहों व पोताश्रयों का निर्माण के लिए आदर्श है। मिट्टी कैसी पाई जाती है? एक तो देखो लावा जो अपरदन होता है उससे पाई जाती है काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, लाल मिट्टी आदि मिट्टियां यहाँ पाई जाती है। ज्यादा कौन सी पाई जाती है? काली, लेटराइट व लाल। कृषि, यह कृषि कौन कौन सी होती है? मसाले, चाय, कॉफी, कपास, चावल, तंबाकू और सब्जी। यहाँ वन कौन कौन से पाए जाते हैं? सागवान, देवदार, आबनूस, महोगनी और चंदन, बांस। और यहाँ उष्ण घास भूमियाँ पाई जाती है, जिससे जानवरों के लिए पौष्टिक घास मिलती है, जिससे पशुपालन होता है। तो ये था हमारा प्रायद्वीपीय पठार। इसका निर्माण कब हुआ? कौन कौन सी इसमें चट्टानें पाई जाती है? क्या क्या इसकी विशेषताएं हैं? सबसे ज्यादा खनिजों से संपन्न यही है। आप थोड़ा इसको गोंडवाना क्रम और धारवाड़ क्रम की चट्टानों को अच्छे से पढ़िएगा। राजस्थान से संबंधित थोड़ा इनको अच्छे से याद करिएगा। राजस्थान में अरावली में वो पाई जाती है।
उधर अपने जहाँ मरुस्थल है वहाँ गोंडवाना क्रम वाली पाई जाती है। तो ये हुआ अपना प्रायद्वीपीय पठार। अब हम बात करते हैं उत्तर की विशाल पर्वतमाला का, उसका निर्माण कैसे हुआ, उसके बारे में कई बार पूछा जा चुका है। ज्योग्राफी से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आएगा तो इनमें से पूछा जाता है। तो आइए बात करते हैं उत्तर की विशाल पर्वतमाला के बारे में। उत्तर की विशाल पर्वतमाला निर्माण के संबंध में सर्वाधिक मान्य सिद्धांत, इसका निर्माण कैसे हुआ, इसके निर्माण के संबंध में जो सर्वाधिक मान्य सिद्धांत है वो कौन सा है? भूसन्नति सिद्धांत। किसका? कोबर का। कौन सा सिद्धांत सर्वमान्य है? भूसन्नति सिद्धांत। दूसरा और कौन सा सिद्धांत है? मॉर्गन और आइजैक का है प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। उत्तर की विशाल पर्वतमाला के लिए सर्वमान्य सिद्धांत दो है। कौन कौन से? कोबर का भूसन्नति सिद्धांत और मॉर्गन और आइजैक का प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। कोबर ने भूसन्नतियों को पर्वत का पालना कहा है। कोबर ने भूसन्नतियों को क्या कहा है? पर्वत का पालना। भूसन्नतियां क्या होती है? लंबे, संकरे एवं छिछले जो जलीय भाग होते हैं, लंबे हो गए और संकरे होंगे वो, और छिछले होंगे, यानी ज्यादा गहरा उनमें से जल नहीं पाया जाता है। तो उन भागों को क्या बोलेंगे? भूसन्नतियां। भूसन्नतियों की डेफिनेशन हो गई लंबे, संकरे एवं छिछले जलीय भाग। उत्तरी पर्वतमाला के समान में दो सिद्धांत सर्वाधिक मान्य है। कोबर का कौन सा? भूसन्नति सिद्धांत, कई बार पूछा गया है। मॉर्गन और आइजैक का कौन सा? प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। भूसन्नतियां क्या होती है? लंबे, संकरे एवं छिछले जलीय भाग। आज से 7 करोड़ वर्ष पूर्व, अब देखिए भूसन्नति सिद्धांत के बारे में पढ़ते हैं हम कि भूसन्नति सिद्धांत के हिसाब से उत्तरी पर्वतमाला का निर्माण कैसे हुआ। आज से 7 करोड़ वर्ष पहले हिमालय के स्थान पर 33 भूसन्नति थी। भूसन्नति क्या? वो हमने पढ़ा कि लंबे, संकरे एवं छिछले जलीय भाग। तो आज से 7 करोड़ वर्ष पहले हिमालय के स्थान पर क्या था? 33 सागर। हिमालय की उत्पत्ति किससे मानी जाती है? 33 सागर से। सीधा सीधा पूछा जाता है हिमालय की उत्पत्ति किससे मानी जाती है? 33 सागर से। उसके बाद में 33 क्या है? उत्तर के अंगारा लैंड को दक्षिण के गोंडवाना लैंड से पृथक करने वाला सागर। 33 सागर किसको किससे पृथक करता था? उत्तर का जो अंगारा लैंड था उसको दक्षिण का जो गोंडवाना लैंड था उससे पृथक करने वाला सागर। उसके बाद में देखिए अंगारा लैंड प्लस गोंडवाना लैंड, इन दोनों के जो अवसाद थे भूसन्नति के क्रमिक रूप से जमा, जैसे कि मान लो इधर ये बीच में ये सागर ये आ गया 33 है, इधर अंगारा लैंड है, इधर गोंडवाना लैंड है। तो इसका जो अवसाद धीरे धीरे इधर वाला इधर जमा होता गया, इधर वाला इधर जमा होता गया, तो उससे अवतलन होता रहा, तल ऊपर उड़ता रहा और दबाव जनित भू संचलन उत्पन्न हुआ। जब तल ऊपर उड़ता रहा तो उससे दबाव हुआ और भू में संचलन हुआ, भूमि में संचलन हुआ, हलचल हुई और क्यूनलून एवं हिमालय काराकोरम श्रेणियों का निर्माण। अब जैसे कि मान लो ये है, ये इधर अंगारा लैंड है, ये गोंडवाना लैंड है, ये बीच में क्या है? 33 सागर। इधर से इसका अवसाद जमा, इधर से इसका अवसाद जमा, ये धीरे धीरे होते गए और जैसे ही इन आपस में इन दोनों का टकराव हुआ, भूमि में संचलन हुआ और फिर निर्माण किसका हुआ? क्यूनलून एवं हिमालय काराकोरम श्रेणियों का निर्माण हुआ। वलन से अप्रभावित अल्प प्रभावित मध्यवर्ती क्षेत्र, जब ये वलन हुआ तो इससे अप्रभावित और अल्प प्रभावित जो इसके जो मध्यवर्ती क्षेत्र रह गया वो कौन सा? वो क्या कहलाया? तिब्बत का पठार। ये हो गया भूसन्नति सिद्धांत। भूसन्नति सिद्धांत किसका है? कोबर का। अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड में इनके अवसादों से अवतलन हुआ जिससे दबाव जनित भू संचलन उत्पन्न हुआ और फिर किसका निर्माण हुआ? हिमालय एवं काराकोरम श्रेणी का। और जो वलन से जो अप्रभावित है अल्प प्रभावित जो क्षेत्र माना जाता है इनके मध्य, वो कौन सा माना जाता है? तिब्बत का पठार। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, हिमालय उत्पत्ति की उपयुक्त व्याख्या। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत किसका है? मॉर्गन और आइजैक का। हिमालय उत्पत्ति की जो उपयुक्त व्याख्या करता है वो कौन सा सिद्धांत करता है? प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। आइए चर्चा करते हैं प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के बारे में। किसका है ये? मॉर्गन और आइजैक का। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत 7 करोड़ वर्ष पूर्व भारतीय प्लेट किसकी ओर गतिशील हुई? यूरेशियन प्लेट की ओर गतिशील। भारतीय प्लेट किधर स्थित थी? उत्तर पूर्वी दिशा में स्थित। ये गतिशील किसकी ओर हुई? यूरेशियन प्लेट की ओर। 2-3 करोड़ वर्ष पूर्व अत्यधिक निकट आ गई। जब ये गतिशील होती रही तो 2-3 करोड़ वर्ष पहले ये अत्यधिक निकट आ गई और 33 के अवसादों में वलन पड़ने लगा। जो 33
सागर के जो अवसाद थे उनमें वलन पड़ने लगा और हिमालय का उत्थान, यानी जगह जगह बीच में से भूमि ऊपर उठने लगी। जैसे मान लो कि इधर से प्रेशर आएगा, इधर से प्रेशर आएगा, जो बीच वाला जो स्थान है वो दोनों साइड से अगर प्रेशराइज होगा तो ऊपर उठेगा। तो उधर से भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट के पास में अगर खिसक रही है, बीच में जो 33 सागर के अवसाद थे उनमें प्रेशर पड़ा, उनमें वलन होने लगा, और उस वलन से, इसलिए हिमालय को कौन सा पर्वत कहा जाता है? हिमालय एक वलित पर्वत है। तो 33 के अवसादों में वलन पड़ने लगा और हिमालय का उत्थान प्रारंभ होता है। कौन से काल में? सेनोजोइक महाकल्प के इयोसीन व ओलिगोसन काल में। किसका निर्माण हुआ? वृहद हिमालय का। सबसे पहले निर्माण किसका हुआ? वृहद हिमालय का। कौन से काल में? सेनोजोइक महाकल्प के इयोसीन व ओलिगोसन काल में। किससे? 33 के अवसादों में वलन पड़ने से। किस वजह से? भारतीय प्लेट का यूरेशियन प्लेट की ओर खिसकना, उसके बाद में प्रेशराइज होने से 33 के अवसादों में वलन पड़ना, उससे उत्थान किसका प्रारंभ हुआ? हिमालय का। तो सबसे पहले निर्माण किसका हुआ? वृहद हिमालय का, क्योंकि हिमालय को हमने 3 भागों में बांट रखा है, वृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक। शिवालिक का निर्माण अभी भी जारी है। तो सेनोजोइक महाकल्प के इयोसीन व ओलिगोसन काल में वृहद हिमालय का निर्माण होता है। मायोसीन कल्प में पोटवार क्षेत्र के अवसादों में वलन। मायोसीन कल्प में कहाँ, कौन से क्षेत्र के अवसादों में वलन पड़ता है? पोटवार क्षेत्र के अवसादों में। और किसका निर्माण होता है? लघु हिमालय का निर्माण। देखिए 33 के अवसादों में वलन पड़ने से किसका निर्माण हुआ? वृहद हिमालय का। पोटवार क्षेत्र के अवसादों में वलन पड़ने से किसका निर्माण हुआ? लघु हिमालय का। उसके बाद में देखिए शिवालिक का निर्माण कैसे होता है। वृहद हिमालय प्लस लघु हिमालय। वृहद हिमालय वही जो मैंने अभी आपको समझाया था। जैसे मान लो इधर भारतीय प्लेट है, इधर यूरेशियन प्लेट है, दोनों ओर से प्रेशराइज होगा, उसमें जो वलन पड़ेगा उससे जो भाग ऊपर उठेगा उससे पर्वत का निर्माण होगा। ऐसे हिमालय का निर्माण हुआ है, इसलिए हिमालय को वलित पर्वत कहते हैं, वलन से निर्माण होने के कारण। तो इधर वृहद हिमालय, इधर लघु हिमालय। इसके अवसादों के वलन से प्लायोसीन कल्प में किसका निर्माण हुआ? शिवालिक का हुआ। हिमालय युवा पर्वत है, उत्थान अभी भी जारी है। हिमालय का उत्थान अभी भी जारी है, यानी हिमालय धीरे धीरे हिमालय का निर्माण अभी भी हो रहा है। 1500 से 1850 मीटर की ऊंचाई पर मिलने वाले झील निक्षेप करेवा हिमालय के उत्थान के संकेत देते हैं। अब हमें कैसे पता चलता है कि हिमालय का उत्थान अभी भी जारी है? 1500 से 1850 मीटर की ऊंचाई पर मिलने वाले जो झील है, जो निक्षेप है करेवा, उनसे हमें संकेत मिलता है कि हिमालय का उत्थान अभी भी हो रहा है। तो कौन से काल में वृहद हिमालय का निर्माण हुआ? सेनोजोइक महाकल्प के इयोसीन व ओलिगोसन काल में। किस में वलन पड़ने से? 33 के अवसादों में। लघु हिमालय का निर्माण कैसे हुआ? पोटवार क्षेत्र के अवसादों में वलन होने से। कौन से कल्प में? मायोसीन कल्प में। शिवालिक का निर्माण कैसे हुआ? वृहद हिमालय और लघु हिमालय के अवसादों के वलन से। प्लायोसीन कल्प में किसका निर्माण हुआ? शिवालिक का। ये तो हो गई कि हिमालय का निर्माण कैसे हुआ। अब हिमालय की इंपॉर्टेंस क्या है हमारे भारत के लिए, वो चर्चा करते हैं हम कि हिमालय की क्या क्या इंपॉर्टेंस है। अब देखिए हिमालय की इंपॉर्टेंस क्या है। भारतीय उपमहाद्वीप की प्राकृतिक एवं राजनीतिक सीमा। उत्तर की ओर जो हिमालय है वो हमारे भारतीय उपमहाद्वीप की प्राकृतिक एवं राजनीतिक दोनों सीमा बनाता है। उधर चीन से, पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से, इनसे जो सीमा लगती है, प्राकृतिक एवं राजनीतिक दोनों ही बनाता है। भारत की जलवायु निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका। भारत की जलवायु निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? हिमालय की, क्योंकि उधर से जो ठंडी हवाएं आती है साइबेरिया से, उनसे हमारी रक्षा करता है। इधर से जो मानसूनी हवाएं जाती है उनको रोक के और भारत में बारिश करवाता है। अगर हिमालय नहीं होता तो पूरा भारत एक मरुस्थल होता, क्योंकि रोकने वाला था ही नहीं कोई मानसूनी हवाओं को। शीत ऋतु, ध्रुवीय हवाओं को रोकना। शीत ऋतु में क्या करता है? जो ध्रुवीय जो हवाएं आती है साइबेरिया से, उनसे रोक के हमारी रक्षा करता है। मानसूनी हवाओं को रोककर पर्याप्त वर्षा करवाता है, वरना जैसा अभी राजस्थान में मरुस्थल है वैसा पूरे भारत में होता, कभी बारिश होना कभी नहीं होना। नदियों को सतत वाहिनी बनाए रखना। नदियां जो सतत वाहिनी नदियां हैं वो कहाँ से निकलती है? हिमालय से। बारिश के दिनों में तो पानी वैसे आ जाता है, बाकी जब बारिश नहीं होती और जब गर्मी होती है तो हिमालय की बर्फ पिघलती है और जिससे पानी किसमें आता है? नदियों में। तो नदियों को सतत वाहिनी कौन बनाए रखता है? हिमालय। नदियों के अवसाद से उपजाऊ जलोढ़ मैदानों का निर्माण। नदियां जो अवसाद अपने साथ में लाती है, जैसी नदी आएगी वो वहां से गिरती पड़ती आएगी पर्वत से, तो अपने साथ पत्थर वगैरह लाती है मोटे मोटे, वो धीरे धीरे उसके साथ लुढ़कते छोटे छोटे हो जाते हैं, लास्ट में छोटे छोटे कणों में चेंज हो जाते हैं। तो नदियों के अवसाद से उपजाऊ जलोढ़ मैदानों का निर्माण होता है। कौन उत्तर भारत में होता है अधिकतर, क्योंकि उधर से उत्तर भारत में निकलती है पूरी नदियां हिमालय से।
धात्विक खनिज, अब इसमें धात्विक खनिज कौन कौन से पाए जाते हैं? कोबाल्ट, निकेल, जस्ता, तांबा, एंटीमनी, विस्मित। अधात्विक खनिज कोयला और पेट्रोलियम की संभावना है। वन संसाधन सागवान, शीशम, ओक, लोरेल, देवदार, मैग्नोलिया, बांस आदि। आप ऐसे समझ लो कि जिन पेड़ पौधों का आपने कभी राजस्थान में नाम नहीं सुना वो हिमालय में और मैंग्रोव वनस्पति में आते हैं, क्योंकि राजस्थान ठहरा मरुस्थलीय प्रदेश, तो यहाँ सवाल ही पैदा नहीं होता कि बर्फीले क्षेत्रों वाले और मैंग्रोव वन वाले पेड़ उगाए। तो वन यहाँ कौन से पाए जाते हैं? सागवान, शीशम, ओक, लोरेल, देवदार। अब ये शीशम और ये तो और हो जाते हैं, सागवान, ये देवदार, मैग्नोलिया, बांस। वन अब दुर्लभ जड़ी बूटियाँ, जो दुर्लभ जड़ी बूटियाँ, यहाँ हिमालय में बहुत सारी जड़ी बूटियाँ पाई जाती है जिनसे आयुर्वेदिक इलाज किया जाता है, तो दुर्लभ जड़ी बूटियाँ पाई जाती हैं यहाँ पे। शीतोष्ण घास भूमियाँ, और यहाँ पे जो शीतोष्ण, जब गर्मियों में यहाँ से बर्फ पिघलता है, मैदान खुल जाते हैं और उनमें घास भूमियाँ, घास उगता है बहुत ज़्यादा, जिससे यहाँ के जो पशुपालक होते हैं वो पशुओं को पालते हैं उनसे। तो शीतोष्ण घास भूमियाँ कहाँ स्थित है? हिमालय में। जैव विविधता का विशाल भंडार, जब इतना पानी, इतना सब कुछ, इतना बर्फ होगी तो वहाँ क्या होगी? जैव विविधता। तो जैव विविधता का विशाल भंडार कौन है? हिमालय। हिमालय के सिद्धांत पढ़े हमने जो महत्वपूर्ण है। भूसनती सिद्धांत, प्लेट विवर्तनी के सिद्धांत किस किसने दिए? भूसनती दिया कोबर ने। प्लेट विवर्तनी का पढ़ा किससे हुआ? यूरेशियन प्लेट की ओर गतिशील होने से भारतीय प्लेट का। टेथिस के अवसादों से वृहद हिमालय। उसके बाद में कौन सा हिमालय हुआ? लघु हिमालय, पोटवार क्षेत्र के अवसादों से। उसके बाद में इन दोनों के अवसादों से हुआ शिवालिक का निर्माण। हिमालय युवा पर्वत है, उसका अभी भी निर्माण जारी है। हिमालय एक वलित पर्वत है। इसकी क्या क्या विशेषताएं पाई जाती है? ये भारत की प्राकृतिक एवं राजनीतिक दोनों सीमा बनाता है। ये जलवायु निर्धारित करने में इसकी बहुत ज़्यादा बड़ी भूमिका है। मानसूनी हवाओं को रोके पर्याप्त वर्षा करवाता है। इसमें दुर्लभ जड़ी बूटियाँ पाई जाती है, शीतोष्ण घास भूमियाँ पाई जाती है, जैव विविधता का विशाल भंडार पाया जाता है। और इसकी वजह से जो उत्तर भारत में विशाल मैदान है वो नदियों के अवसादों से उसका निर्माण हुआ है। अब बात कर रहे थे हम उत्तर भारत का विशाल मैदानी भाग। निर्माण क्वार्टनरी और नियोजोइक महाकल्प में, प्लिस्टोसिन एवं होलिसिन कल्प में। कब हुआ इसका निर्माण? क्वार्टनरी नियोजोइक महाकल्प में, प्लिस्टोसिन एवं होलिसिन कल्प में। भारत की नवीनतम संरचना पुरानी कौन सी मानी जाती है? प्रायद्वीपीय पठार। नवीनतम कौन सी है? उत्तर भारत का विशाल मैदानी भाग। तो भारत की नवीनतम संरचना कौन हो गई? उत्तर भारत का विशाल मैदान। कौन से काल में? क्वार्टनरी नियोजोइक महाकल्प, प्लिस्टोसिन एवं होलिसिन कल्प में। हिमालय व दक्षिण भारतीय नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के जमाव से निर्मित। मैंने पहले भी पढ़ा था कि हिमालय से जो नदियां निकलती है वो अपने साथ अवसाद लाती है, जिससे निर्माण होता है मैदानों का। तो उत्तर भारत के विशाल मैदान का जो निर्माण हुआ है वो किससे हुआ है? हिमालय व दक्षिण भारतीय नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के जमाव से। पुराने जलोढ़ को क्या कहते हैं? बांगर। बिल्कुल सरल क्वेश्चन है और पता नहीं कितनी बार रिपीट कर देते हैं और फिर भी बच्चे गलत करके आ जाते हैं। पुराने जलोढ़ को क्या कहेंगे? बांगर। आप इसे याद रख सकते हैं कि हमारे जो राजस्थानी भाषा में जो ज़्यादा बड़ा हो जाता है फिर भी समझदारी वाला काम नहीं करता, उसे बोलते हैं डांगर। तो आप उससे याद रख सकते हैं पुराने को क्या बोलते हैं, उसे डांगर नहीं बोलकर आज के बाद में बांगर बोलेंगे। तो पुरानी जलोढ़ क्या कहलाएगी? बांगर। और नई जलोढ़ क्या कहलाएगी? खादर। प्राचीन वन प्रदेशों के दबने से कोयला व पेट्रोलियम। इसमें जो प्राचीन वन प्रदेश थे वो दब गए, क्योंकि जैसे जैसे अवसादों से निर्माण होता गया नीचे जो वन प्रदेश थे वो दब गए। तो इसमें क्या पाया जाता है? कोयला व पेट्रोलियम। अब इसका महत्व क्या है वो देखते हैं। खादर और बांगर याद रखना आप। बांगर किसको बोलते हैं? जो बुढ़ा हो गया। तो बूढ़ी मिट्टी क्या कहलाएगी? जलोढ़ वाली, बांगर। और नई खादर। इसका महत्व क्या है? उपजाऊ जलोढ़ मृदा। अब देखिए जब नित नई वहाँ मिट्टी आएगी नदियों के बहने से तो उपजाऊ होगी वो। तो अगर आप एक ही मिट्टी पर बार बार बोते हो तो उपजाऊ कहाँ से रहेगी? अगर उसी पे नई परत बिछ जाती है तो उपजाऊ होती है। तो इसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है? उपजाऊ जलोढ़ मृदा। अगर उपजाऊ जलोढ़ मृदा पाई जाती है तो आप इससे यह हिसाब लगा सकते हैं कि भारत का सबसे उपजाऊ क्षेत्र कौन सा है? उत्तर का विशाल मैदान, जहाँ पे जलोढ़ मृदा पाई जाती है। अगर जलोढ़ मृदा सबसे उपजाऊ, तो अब आप ऐसे भी सोच सकते हैं फिर भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? जलोढ़ मृदा, क्योंकि हमेशा नवनिर्मित होती रहती है। नदियों का क्षेत्र, नहरों से सिंचाई। अब देखिए जहाँ पे नदियाँ पाई जाती है, ये तो है नहीं कि नदी एक जगह से निकल रही है तो उसे अपने आप सिंचाई हो जाएगी चारों ओर, उससे नहरें निकाली जाती है। तो नहरों से सिंचाई कहाँ होती है? नहरें कहाँ से निकाली जाएगी? जहाँ नदियाँ होगी। तो नदियों का क्षेत्र है इसलिए नहरों से सिंचाई होती है। कहाँ पे? उत्तर के विशाल मैदान में।
भूमिगत जल का विशाल भंडार। देखिए ज्योग्राफी एक ऐसी चीज़ है जिसे आप रट के याद नहीं कर सकते, इसलिए इसमें आपको समझना होगा, चीज़ों को जोड़ के पढ़ना होगा, तभी ये याद हो पाएगी। भूमिगत जल का विशाल भंडार। अब आप दिमाग लगाइए कि जहाँ से नदियाँ निकलती, अब सोचो आप, जैसे बारिश के दिनों में बारिश होती है तो भूमिगत जल कब बढ़ता है? जब बारिश होती है, क्योंकि जमीन पे वो पानी गिरता है तो भूमि के अंदर जाएगा। अब सोचिए जहाँ से नदी हमेशा बहती है तो वहाँ का स्तर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा भूमिगत जल स्तर का? तो भूमिगत जल का विशाल भंडार कहाँ पाया जाता है? उत्तर के विशाल मैदान में। मत्स्य पालन का विकास। अब मछली कहाँ पाल सकते हैं? अगर मरुस्थल में लाके छोड़ दें मछली को तो नहीं, तो जहाँ पानी होगा वहीं मत्स्य पालन का विकास होगा। अब पानी कहाँ पाया जाएगा? जहाँ नदियाँ होगी और जहाँ मैदान है, तो मत्स्य पालन का विकास सबसे ज़्यादा कहाँ हुआ? उत्तर के विशाल मैदान में। सड़क व रेल परिवहन का विकास। अब मान लो कि कहीं पे आपको सड़क बनानी है, रेल परिवहन का विकास करना है। एक तो ज़मीन वहाँ की उबड़ खाबड़ हो, उससे आपको बहुत सारा उसमें पैसा लगाना पड़ेगा, उसमें पहले जेसीबी वगैरह लगाओ, उसको सीधी करवाओ, उसके बाद में आप उस पर सड़क बिछाओ, रेलवे लाइन डालो। एक आपको सीधी ज़मीन मिल जाए तो उसमें कम खर्चा होगा। तो कोई भी हो, एक तो पर्वत पठार, उससे ज़्यादा सीधी जो ज़मीन रहेगी, आप अगर मान लो आप खेती पे लेके देख सकते हैं इसमें कि जितना सीधा खेत रहेगा खेती में खर्च उसको बोने में उतना ही कम आएगा। अगर जितना टेढ़ा मेढ़ा खेत है पहले उसको सीधा करो फिर उसको बो, तो वही बात इसमें है। तो सबसे ज़्यादा सड़क व रेल परिवहन का विकास कहाँ हुआ है? उत्तर के विशाल मैदान में। संभावित पेट्रोलियम पदार्थ के भंडार, क्योंकि औषधिक भूगर्भिक संरचना के कारण, क्योंकि इसमें जो वो पेड़ पौधे थे प्राचीन वो इसमें दब गए। तो ये था हमारा प्रायद्वीपीय पठार, पर्वतमाला और उत्तर का विशाल मैदान। भारत की भूगर्भिक संरचना से लेकर क्वेश्चन पूछा जाता है, ज्योग्राफी से रिलेटेड लेकर हर एग्जाम में। छोटी सी क्लास है, आप इसको रिवाइज करके देख सकते हैं, और आप किसी भी क्लास को ऐसे हल्के में नहीं ले कि ये तो हैंड रिटन नोट्स है, पता नहीं इनमें से आएंगे कि नहीं आएंगे। ये सब ऑथोराइज बुक में से बनाए गए हैं और वो ही क्वेश्चन बनाए गए हैं जो आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो आप इनको रिपीट करिए, अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आप पूछ सकते हैं कमेंट में, और क्लास को थोड़ी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक एंड कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।